जर्मनी का जो था, क्या नाम था उसका, हिटलर, तो द्वितीय विश्व युद्ध उसी के कारण हुआ एक तरह से। हिटलर ने जिस तरह से अपना साम्राज्य का विस्तार किया था, जर्मन साम्राज्य का विस्तार किया था इल्लीगल, तो उसी की वजह से फिर द्वितीय विश्व युद्ध हो गया। तो जब जर्मनी ने सरेंडर कर दिया तो उसके बाद जो जो क्षेत्र जर्मनी के अधिकार में थे वे धीरे धीरे रिलीज होते गए। अब रूस उन पर अधिकार करता गया, क्योंकि रूस तब तक क्या हो चुका था, दूसरे विश्व युद्ध तक रूस ताकतवर बन चुका था, क्योंकि पहले विश्व युद्ध में ही रूस ने अपने आप को अलग कर लिया था 1917 में ही, और वहीं से साम्यवादी क्रांति के बाद रूस आर्थिक रूप से मजबूत होने लगा। तो धीरे धीरे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो क्षेत्र जर्मनी द्वारा छोड़े गए वे उन क्षेत्रों पर अब रूस का अधिकार होने लगा। तो रूस का साम्राज्य जो है यूरोप में पश्चिम की तरफ बढ़ने लगा। यूरोप रूस जो है ना उसे यूरेशियाई देश कहते हैं, क्योंकि आधा यूरोप में है और आधा एशिया में है। तो यूरेशियाई, जब आप रूस के, जैसे अगर रूस को आप इस तरह से देखो तो जब उसके वेस्ट की तरफ जाओगे तो फिर ये आप जाओगे पूरा यूरोप की तरफ, और ईस्ट की साइड जाओगे तो एशिया की तरफ जाओगे, है ना। तो जर्मनी जब जिस क्षेत्र छोड़ेगा तो रूस का विस्तार किस तरफ होगा, पश्चिम की तरफ होगा ना, यूरोप की तरफ होगा ना। तो उसका यहाँ पर क्षेत्र बढ़ता जा रहा था। जर्मनी की पराजय के बाद ये सोवियत संघ का बड़े भूभाग पर अधिकार हो गया। मैप को एकदम दिमाग में बिठा लो, सोवियत संघ का बड़े भूभाग पर अधिकार हो गया, जहां अब जहां जहां रूस का प्रभाव बढ़ रहा था वहां क्या हो रहा था, केवल क्षेत्र ही नहीं कब्जा रहा था, विचार भी बदल रहा था। और विचार क्या था, साम्यवाद। ठीक है, जहां साम्यवाद का प्रसार हुआ, जहां साम्यवाद का प्रसार हुआ, और साम्यवाद की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, कल बता चुके हैं हम। साम्यवाद की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि साम्यवाद अपने संसाधनों को केवल अपने लोगों के लिए उपयोग करने के लिए सुरक्षित रखता है। यहां पर व्यापार की स्वतंत्रता नहीं होती कि कोई भी आए और आपके देश में आकर के व्यापार करने लग जाए, नहीं। इसलिए साम्यवादी देशों की अर्थव्यवस्थाएं कैसी होती हैं, क्लोज, बंद अर्थव्यवस्था, और पूंजीवादी देश खुली अर्थव्यवस्था का समर्थन करते हैं। अच्छा, जब अर्थव्यवस्था में ओपन और क्लोज की बात हम जब करते हैं तो हमारा मतलब क्या होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट। अर्थव्यवस्थाओं के दो दरवाजे हैं ना, एक से जाते हैं एक से आते हैं। जिससे जाते हैं, जाते का मतलब है सामान जाता है, व्यापार होता है, उसको क्या बोलते हैं, एक्सपोर्ट। और जिससे आता है सामान उसको क्या बोलते हैं, इंपोर्ट, आयात। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट वो दरवाजे हैं जिनके माध्यम से हमारा व्यापारिक संपर्क होता है विश्व के साथ। तो साम्यवादी देशों ने ये दोनों दरवाजे क्या रखे थे, क्लोज, बंद। क्यों, क्योंकि उन्हें इस बात का डर था कि ये अगर हम दरवाजे खोल देंगे, खुला व्यापार करेंगे, तो ये बाहरी देश आकर के हमारे संसाधनों का शोषण करेंगे, क्योंकि इनकी सोच पूंजीवादी है और पूंजीवादी सोच शोषण पर आधारित है। ये सोच करके इन्होंने अपने दरवाजे बंद किए। किसने, इन देशों ने। ध्यान रखना, इनकी अर्थव्यवस्था कैसी थी, बंद। ये बंद अर्थव्यवस्था का मतलब है कि ये केवल अपने ग्रुप के साथ ही व्यापार करते हैं। और ये किसके समर्थक थे, ये खुली अर्थव्यवस्था के समर्थक थे। अच्छा, अपने घर के दरवाजे कौन खोल के रखेगा भैया, बताओ, सोच के बताओ, सोच है, विचारधारा है। जैसे अपने घर के दरवाजे वही खुला छोड़ देगा जिसे किसी का भय ना हो, और भय उसी को नहीं होगा इसके पास शक्ति होगी, पावरफुल होगा। अरे क्या फर्क पड़ता है, छोड़ो, किसकी हिम्मत है, नहीं। लेकिन जो अभी कमजोर है आंतरिक स्तर पर, वो तो 10 बार चेक करेगा ना, 10 बार अपना ताला चेक करेगा बंद हुआ कि नहीं। क्यों, तो जाहिर सी बात है कि जो बार बार ताला चेक कर रहा है उसे इस बात का भय है कि अभी हमारी लड़ने की क्षमता है नहीं, और अगर कोई आ गया सब लूट के ले जाएगा, सब लूट के ले जाएगा। तो ये वही लोग थे। और दूसरी बात, इनके पास संसाधन भी पर्याप्त थे, प्राकृतिक रूप से संपन्न थे ये देश यूएसएसआर के। तो इन्होंने कहा कि हम, और इनका तो लूटने का अनुभव बहुत पुराना था, ये तो लूट ही रहे थे। कब से लूट रहे थे ये, जब से औद्योगिक क्रांति शुरू हुई तब से लूट ही तो रहे थे। क्यों, भारत को, चीन को, किसको छोड़ा इन्होंने, आपस में नहीं एक दूसरे को छोड़ा। उत्तर अमेरिका ने दक्षिण अमेरिका को नहीं छोड़ा तो किसको छोड़ेंगे। तो इनके लूटने का रिकॉर्ड बहुत पुराना था। अब देखो, थाने में जाओ और किसी का क्रिमिनल रिकॉर्ड हो, है ना, जब इंटरव्यू होता है ना, तो इंटरव्यू के लिए इंक्वायरी होती है, और इंक्वायरी में तुम्हारे नजदीकी थाने में देखा जाता है इस आदमी के नाम कोई केस वेस दर्ज तो नहीं है। और अगर कोई अपराध होता है एरिया में तो सबसे पहले पुलिस का रिकॉर्ड देखा जाता है
कि जो अपराधी जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है उन्हीं में से उठाए जाते हैं कि तुमने ही किए होंगे या तुम्हारे रिश्तेदारों ने किए होंगे, तो उनको पीट पीट के उगलवाया जाता है, बताओ ये कांड किसने किया, बताओ क्या, हमने नहीं किया। क्योंकि एक बार नाम दर्ज हो गया ना उस रिकॉर्ड में, तो वैसे ही इनका नाम दर्ज हो गया ना रिकॉर्ड में शोषण करने वालों के रूप में। अब ये कहते भैया हम अब शोषण नहीं करेंगे, इससे क्या होता है, 200 साल का रिकॉर्ड है है ना, मुश्किल से आजादी मिली है, फिर खोलने तुम्हारे दरवाजे। अरे जहांगीर ने अगर मना कर दिया होता याद आ रहा है, अगर जहांगीर ने मना कर दिया होता तो फिर 200 साल की गुलामी न देखी गई होती हमारे द्वारा। जहांगीर नहीं जानते थे, उन्होंने सोचा अरे मुगल अर्थव्यवस्था, मुगल सत्ता मजबूत है, क्या ही कर लेंगे। और कैसे आए थे, हाथ जोड़ के। कौन आया था, टॉमस रो और हॉकिंस आया था ना। और औरंगजेब बाद में बिगड़ा, उठा उठा के फेंका, खाली किया लेकिन तब तक काफी ज्यादा, फिर गिरा करके नहीं नहीं अब कुछ ऐसा नहीं करेंगे, धीरे धीरे अपनी जगह बना ली, और जगह बना ली फिर हमको उठा उठा के फेंकने लगे। बहादुर शाह जफर को निकाल के जाओ, रंगून जाओ, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है। ये होती है कैसे चालाकी और षड्यंत्र के द्वारा, पहले जरा सी खिड़की खुले फिर तो हम दीवार गिरा ही देंगे। अब इतना पुराना अनुभव था, अब दोबारा थोड़ी ना आएंगे, एक ही बार काठ की हंडिया एक ही बार तो चढ़ती है। अब ये कह रहे हैं अरे अरे क्यों बंद कर लिया, खोलो ना, हम भी व्यापार करेंगे। क्यों, क्योंकि इनके पास थे जबरदस्त प्राकृतिक संसाधन। और इस ध्यान देना, रूस के नेतृत्व में जो यूएसएसआर बना था ना, ये इनमें वो देश थे, कल का मैप अगर याद हो, पीछे जाना पड़ेगा नहीं तो, कल का मैप अगर याद हो कि इन यूएसएसआर में जो देश थे वे ऊर्जा के भंडार थे इनके पास। इनमें थे कौन, पूर्वी यूरोपीय देश है ना, मध्य एशियाई देश, ज्यादातर यही देश थे ना, और स्वयं रूस, जिसके पास प्राकृतिक ऊर्जा, प्राकृतिक गैस के भंडार आज भी रूस में बहुत ज्यादा है। तो प्राकृतिक गैस, कच्चे तेल के भंडार जिसे हम क्रूड ऑयल बोलते हैं, जिनसे डीजल पेट्रोल निकलता है, और ये देश इनका महत्व समझते थे अच्छी तरह से। इसके अलावा बाजार भी, इतने देश, 15 देशों का समूह था, बाजार भी ठीक ठाक थे, कच्चा माल भी ठीक ठाक था, यही तो इनको चाहिए था। इन्होंने सोचा कि अगर इन्होंने अपने दरवाजे बंद कर लिए तो हम तो सामान बना बना के इकट्ठे करते जाएंगे, खरीदेगा कौन हमारे सामान, और फिर हम सामान बनाएंगे कैसे, कच्चा माल भी तो चाहिए। तो ये हमेशा इनके दरवाजे खटखटाते रहते थे, खोलो खोलो खोलो। ये कहते नहीं, नहीं खोलना है। कब तक नहीं खोलना है, जब तक कि हम इनकी बराबरी पर नहीं आ जाते। लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट क्या हुआ भैया, बराबरी पर तो देखो, कुश्ती खेलना इनको आता है ना। अब ये सोच रहे हैं कि हम पहले कुश्ती सीख लें। सीखोगे किससे, सीखने के लिए भी तो दरवाजा खोलना पड़ेगा। तो इससे क्या हुआ, आधी दुनिया डिटैच रही। आधी दुनिया का, यानी कि सबसे पहले तकनीकी विकास कहां हुआ, पश्चिमी देशों में। क्यों, क्योंकि सबसे पहले औद्योगिकरण भी तो पश्चिमी देशों में हुआ। पश्चिमी देशों में नए नए उद्योगों की स्थापना हुई, तो उनके पास आधुनिक टेक्नोलॉजी थी। अब इन्होंने तो अपनी अर्थव्यवस्थाओं को बंद कर लिया इनके लिए, तो इनका पश्चिमी जो आधुनिक टेक्नोलॉजी थी उससे परिचय ही नहीं हो पाया। और जब आधुनिक टेक्नोलॉजी से परिचय ही नहीं हो पाया, तो स्ट्रांग होने की बजाय क्या हो गए, कमजोर होते गए। और ऊपर से विचारधारा कैसी, कल्याण करने की विचारधारा। अब भैया अर्थव्यवस्था कमजोर हो रही है और जनता से प्रॉमिस किया है कल्याण का, तो बेरोजगारी भत्ता भी देना पड़ेगा, सरकारी नौकरी भी देनी पड़ेगी, पैसा है नहीं, कर्ज लेते जाओ एक दूसरे से, और कर्ज लेते लेते अर्थव्यवस्था हो गई कमजोर। कुछ देशों ने, सोवियत संघ के कुछ देशों ने का आकर्षण पश्चिमी देशों के साथ हुआ, पूंजीवाद के साथ हुआ, क्योंकि कब तक गरीबी और बदहाली सहेंगे भाई। और इन्हीं सबके कारण अंतिम रूप से 1991 में सोवियत संघ क्या हो गया, टूट गया। और भी कारण थे, लेकिन आर्थिक कारण बहुत ज्यादा जिम्मेदार थे। तो 1991 में जब सोवियत संघ टूट गया, उसके बाद शुरू हो गया स्वतंत्र व्यापार का युग। क्योंकि जो दीवार इन्होंने तो बनाई, दीवार तो इन्होंने बनाई थी ना भैया, अपने आप को रोक के तो वो रखेगा ना जो कमजोर होगा। दरवाजे तो वो बंद कर, इनके दरवाजे तो पहले से ही खुले थे, और इनके दरवाजे तोड़ दिए गए। किसने तोड़े, खुद इन्हीं के लोगों ने तोड़े। क्यों, क्योंकि अब ये दरवाजों का बंधन और नहीं सहा जाता, क्योंकि गरीबी, बेरोजगारी, अभाव, जनता परेशान हो गई, टूट गई दीवार। और वास्तव में दीवार ही थी बर्लिन की दीवार। बर्लिन की दीवार ही तो सिंबॉलिक एक निशान था ना शीत युद्ध का। उसके बाद शुरू हुआ वैश्वीकरण का युग। अब न कोई पूंजीवादी है, न कोई साम्यवादी है, पूरा विश्व क्या है, ग्लोब। ग्लोब हो गया, आर्थिक आधार पर अब स्वतंत्र व्यापार, तो इसी को कहा गया ग्लोबलाइजेशन। और ये क्या हो गए, उदार। तो क्या हो गया, उदारीकरण।
है ना। दोनों गुट खत्म हो गए, दोनों मिल गए, तो ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण हो गया। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो कट्टरता अपना रखी थी वो खत्म कर दी, तो उदार हो गए, उदारीकरण हो गया। और तीसरा क्या था, जो सरकार का नियंत्रण था प्रत्येक क्षेत्र में साम्यवाद में, वो कम होने लगा, तो क्या हो गया, निजीकरण। तो तीन नाम आए, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। अर्थव्यवस्थाएं उदार हुई तो नेता भी उदार हुए, बाजार भी उदार हुआ, टैक्स सिस्टम भी उदार हुआ, निरंतर उदारी की तरफ जा रहे हैं। भारत में भी उदारी 1991 में ही तीनों पॉइंट। रटने की जरूरत नहीं है, कनेक्ट कर दो एक दूसरे से बस। मेंस में ये रटंत विद्या नहीं चलती, रटंत विद्या वाले नंबर नहीं पाते। कॉन्सेप्ट, आपके द्वारा लिखा गया एक सेंटेंस बता देता है कि आपकी नॉलेज का लेवल क्या है। गागर में सागर भर जाता है अपने आप। ठीक है, बात समझ में आई यहाँ पर। चलो फिलहाल तो हम यहाँ, क्योंकि हम यहाँ पर दो मुद्दे साथ लेके चल रहे हैं, राजनीतिक मुद्दे पर और आर्थिक मुद्दे पर, दोनों मुद्दे साथ चल रहे हैं। IR में दोनों मुद्दे साथ साथ चलते हैं ना। तो हमने बताया ना 1991 तक राजनीतिक मुद्दे हावी रहे और 1991 के बाद आर्थिक मुद्दे हावी हो गए। तो दोनों का बैलेंस बनाते हुए आगे बढ़ते हैं। तो क्या हो गया, सोवियत संघ का एक बड़े भूभाग पर अधिकार हो गया जहां साम्यवाद का प्रचार प्रसार हुआ। इसका मतलब है कि साम्यवाद रूपी जो दैत्य था, दैत्य, पश्चिमी देश क्या कहते थे, साम्यवाद दैत्य के समान है जो हमारे पूंजीवाद को निगल जाएगा, लाभ को निगल। कैसे निगल जाएगा साम्यवाद, क्योंकि साम्यवाद मजदूरों को संगठित होने की प्रेरणा देता है। मजदूरों, दुनिया भर के मजदूरों एक हो जाओ। और जब मजदूर एक होता है तो क्या करता है, हड़ताल, तालाबंदी, हाय हाय, पुरानी फिल्मों में देखा है, हाय हाय, फैक्ट्री मालिक के खिलाफ फैक्ट्री मजदूर जब एक। अब देखो, पहले ये समस्या थी तो पहले फिल्मों की ये स्टोरी थी, कॉमन स्टोरी थी फिल्मों की। अब आज ये समस्या नहीं है तो वैसी फिल्में नहीं बनती, जैसी समाज में समस्या होती वैसी फिल्में बनती हैं। तो ये याद आ रहा है हमको, वो दशक शायद 70-80 का दशक रहा होगा, तब ऐसी फिल्में भारत में बहुत बनती थी। वो शीत युद्ध का दौर था वो। और वो फिल्में थोड़ा थोड़ा याद है, 2-4 फिल्में देखी हैं। जितेंद्र होता था अक्सर उन फिल्मों में, है ना, जो मजदूरों का लीडर, यूनियन का लीडर बना होता था। और जो मिल का मालिक होता था ना, वो मिल मालिक की इकलौती बेटी जो होती थी, वो उस लीडर के प्रेम जाल में फंस जाती थी और अपने पिता के खिलाफ ही जाकर के, मतलब कई फिल्मों की स्टोरी इसी के आसपास घूमती है। उस मिल मालिक का बदनसीब, बेचारे मिल मालिक की इकलौती बेटी, वो भी मजदूर यूनियन के लीडर के साथ मिल गई। और फिर वो दोनों मिल करके उस मिल मालिक के खिलाफ हड़ताल करते थे और मजदूरों की बातें मनवाने के लिए उस पर दबाव डालते थे। बंगले में घुस जाते थे, कोठी में घुस जाते थे ना। बाद में कौन सरेंडर करता है, मिल मालिक, क्योंकि वो अकेला, फैक्ट्री बंद पड़ी है, घाटा हो रहा है और अपनी औलाद भी अपना साथ नहीं दे रही। ये तो फिल्म थी, लेकिन हकीकत में क्या होता है ना, मजदूर अगर खिलाफ हो जाए तो मालिक क्या करे, घाटा ही घाटा, हर दिन घाटा। तो भैया कौन चाहेगा, कौन देश चाहेगा कि साम्यवाद का प्रचार प्रसार हो, वो कभी नहीं चाहेंगे ना कि मजदूर संगठित हो, मजदूर एक हो। तो जब जब जर्मनी के हाथों से जो क्षेत्र छूटा यूरोप का, वो किसके कब्जे में आता गया, सोवियत संघ। तो सोवियत संघ का दायरा बढ़ रहा था पश्चिम की तरफ, और इससे अमेरिका और यूरोपीय देश डरे डरे हुए थे, भयभीत थे, क्योंकि साम्यवाद का असर अगर वहां पर हो गया तो उनकी तो मतलब सैकड़ों वर्षों की जो विचारधारा है वो गर्त में चली जाएगी, है ना। आगे बढ़ो।